हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th बायोलॉजी में महत्वपूर्ण टिप्पणी, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं पहली टिप्पणी क्या है, जो कि है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देख लेते हैं, ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं। ठीक है, जिस ऐसे फल जिनका निर्माण किससे होता है, बिना निषेचन किए होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं, तथा फल के निर्माण की इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, अनिषेक फलन जैसे बिना निषेचन के होता है। बिना निषेचन फल कौन कौन से हैं? अंगूर, संतरे, खरबूज आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरॉन, ये भी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछ जाती है। यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है। ये क्या है? इंटरफेरॉन ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ, जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है। इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में होता है। यह अंतः कोशिकाओं विषाणुओं निवारक के रूप में होता है, विषाणुओं के गुणन को रोकता है, इसलिए इसे इंटरफेरॉन कहते हैं। ठीक है, आया समझ? आगे चलते हैं। हमारा आ जाता तीसरा टिप्पणी, क्या आती है? प्रतिरक्षा, किसी भी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोगजनक के शरीर के प्रतिरोध उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। रोकने की शक्ति को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में शक्ति होती है उसे रोगधम या प्रतिरक्षी कहते हैं। तो प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? जैसे किसी शरीर में रोगों को प्रतिरोध उत्पन्न रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा शक्ति कहते हैं। ठीक है, आई समझ? नेक्स्ट टिप्पणी पे हम चलते हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट टिप्पणी, बहुभ्रूणता। जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे कोई बीज है, इसमें से एक भ्रूण बीज में से भ्रूण उत्पन्न होते हैं। एक बीज से बहुत से भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यह घटना अनावृत बीजी पौधों में अधिक होती है, परंतु अनावृति बीजी पौधों में यह बहुत कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये 1 नंबर में पूछता है, किसने की थी और कहाँ, किस फल में की थी? संतरे में की थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। बीटी कपास मतलब बैसिलस थ्यूरियंजेसिस। ठीक है, कपास में बीटी जीवाणु के अविष प्रोटीन संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार किया जाता है। इसे बीटी कॉटन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रतिबंधन एंजाइम। यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके कारण डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है। इसे आणविक कैंची मतलब यानी कि जो डीएनए है, डीएनए को काटा जाता है। ठीक, काटा जाता है विशिष्ट अंग से, अलग अलग अंग से डीएनए को काट देते हैं। ठीक है, काटा जाता है। वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, ये वो उसमें एमसीक्यू में पूछ लेता है कभी कभी, एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। ठीक, जबकि जो डीएनए को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? लाइगेज। उसे क्या बोलते हैं? लाइगेज। ठीक है,
लाइगेज कहते हैं। अब हमारी आती है नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं हम जीन चिकित्सा। टिप्पणी है जीन चिकित्सा कैसे टिप्पणी पूछता है, जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, जीन चिकित्सा में किसी मनुष्य में उपस्थित दोषपूर्ण जीन होता है। ठीक है, जीन को स्वास्थ्य व क्रियाशील जीन में बदला जा सकता है। ठीक, जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे ठीक या भ्रूण से चिन्हित किए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है। ठीक, इसमें रोग का उपचार करने के लिए स्वस्थ जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतक में प्रवेश कराया जाता है। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, अब आता है हमारा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र है जहाँ पर वन्य जीव तथा पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं। इन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप जैसे लकड़ी काटना, शिकार करना आदि रोक दी जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये सरकार के उसमें होता है, हाथ में होता है इसका। ठीक, जैसे क्या लकड़ी काटना, शिकार करना आदि रोक दी जाती हैं। ठीक है, अब आता है हमारा दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन क्या है, दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक की तरह कार्य करते हैं तथा पराग कोश में पहुंचने के बाद इसमें से एक नर युग्मक अंडकोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरे नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ एक ही ऐसी कोश में 2 बार निषेचन प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को एक ही दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे पराग नलिका से ये हमारे पास क्या है, पराग नलिका। ठीक है, पराग नलिका, उसके बाद क्या है नर युग्मक। नर युग्मक, ये हमारे पास क्या है नर युग्मक है। और उसके बाद नर युग्मक क्या है भ्रूण कोश। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता है नर युग्मक है और नर केंद्रक, मतलब नर केंद्रक। ठीक है, भ्रूण कोश के अंदर ये फर्स्ट युग्मक है हमारे पास, क्या है फर्स्ट युग्मक। सेकंड क्या है, सेकंड नर युग्मक। ठीक है, प्लस द्वितीयक केंद्रक। ये हमारे पास क्या है द्वितीयक केंद्रक है, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक हो गया। ये फर्स्ट निषेचन हमारे पास क्या, ये फर्स्ट निषेचन और ये सेकंड निषेचन। ठीक है, अब वही ये जितना हमने ग्राफ में बताया है ये पूरा यहाँ पे थ्योरी बेस में लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूणकोश में पहुँचने के बाद इसमें 2 नर युग्मक अंडकोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरे नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ एक ऐसा भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, इस ग्राफ से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, अब आता है हमारे पास उल्वेदन या एमनियोसेंसिस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, एमनियोसेंसिस ये क्या है,
यह एक ऐसा तकनीक है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्र असामान्यता तथा अन्य अवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें गर्भ से एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे गर्भावस्था जैसे ये हमारे पास है, ये गर्भ है जिसमें बच्चा जैसे बच्चा पल रहा है इसमें गर्भ में, तो इसमें जो है, इसमें जैसे ये एमनियोटिक द्रव है, ठीक है, और इसमें ना इसमें इंजेक्शन लगा के सारा द्रव निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बात लिखी गई है, इसमें इंजेक्शन से सारा द्रव निकाल लेते हैं। ये इसमें बच्चा पल रहा है गर्भ में, ठीक है, यही बात इसमें लिखी गई है। तो इसमें गर्भ से एमनियोटिक द्रव इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है तथा द्रव का नमूना लेकर इसमें गुणसूत्र की असामान्यताओं के निरीक्षण किया जाता है, लेकिन इसके द्वारा लिंग जांच होती है। यही कारण है कि आजकल इस तकनीक का उपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है। इस तकनीक का प्रयोग करके कन्याओं को मार देते हैं कुछ लोग, तो इसीलिए ये अब बैन हो गया सरकार के द्वारा, ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या के लिए जाने लगा है, इसलिए भारत सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक। और ये जो डायग्राम है ये आप लोग देख सकते हैं, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? चिकित्सीय सगर्भता MTP, इसको क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ठीक है। समान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गर्भवधि पूर्ण होने से ही भ्रूण को समाप्त कर देना चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है। ये प्रक्रिया प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। ये प्रक्रिया कानूनन अपराध है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब करना आवश्यक हो जाता है, जैसे बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध में उत्पन्न अनचाहा गर्भ, शिशु में जन्मजात रोग, गोलियों के विफल करने पर आदि। इस प्रक्रिया द्वारा लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है। यही कारण है कि कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है, ठीक। इसमें भी कन्या भ्रूण हत्या होती थी, तो इसी वजह से ये बैन नहीं है फिलहाल। और आप लोग को समझ में आ गया, ठीक। ये MTP पूछता, फुल फॉर्म भी पूछता है MCQ में, तो इसका फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, टिप्पणी आगे हमारी क्या है? अब आता है हमारा फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक। DNA फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? एलेक्स जेफरे ने की थी। और ये क्या होता है, इसमें जांच की जाती है DNA की, ठीक। DNA फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी खूनी, बलात्कारी, अपराधी तथा पैतृक की जांच की जाती है। इस तकनीक में किसी व्यक्ति की DNA में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। जैसे CID वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि बाल या यौन का लिक्विड, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे DNA फिंगरप्रिंटिंग से पता लगाया जाता है, ठीक है। DNA में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। इस तकनीक के बारे में सर्वप्रथम एलेक्स जेफरे नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया। DNA फिंगरप्रिंटिंग से व्यक्ति के रुधिर, बाल, जैसे हमने बताया अभी, रुधिर, बाल, वीर्य, योनि द्रव या अन्य पदार्थों की DNA लेते हैं तथा इस प्रकार दूसरे व्यक्ति का DNA लेते हैं। फिर उसमें समानता को देखते हैं। इस आधार पर DNA मैच कराया जाता है। आज समझ में आई आपको? ठीक। आप लोग इसके माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा सहभोजिता, ठीक। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, ठीक। अब आता सहभोजिता क्या है? दो जीवों के बीच, दो जीव हैं, जैसे हमारे पास दो जीव हैं, फर्स्ट जीव एंड सेकंड जीव, ठीक। सेकंड जीव, दो जीव, ठीक। दो जीवों में बीच ऐसी होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को ना लाभ
ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो ऐसे संबंध को सहभोजिता कहते हैं। जैसे आम के पेड़ पर आर्किड में संबंध है। सहभोजिता तो फर्स्ट जीव को क्या होगा, इसमें लिखा है हमारे परिभाषा क्या बोली, लाभ होगा। ठीक, सेकंड को ना लाभ होगा, ना लाभ, ना ही हानि, ना हानि। ठीक है, जो पहला वाला पहले वाले से दूसरे वाले को तो लाभ हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले को पहले वाले से लाभ नहीं होगा। इसे क्या बोलेंगे, सहभोजिता बोलेंगे। ठीक है, सहभोजिता, इसे सहभोजिता बोलेंगे। आ गई समझ। और इस ग्राफ को आप लोग समझ सकते हैं, इस ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है फ्रेंड्स सहोपकारिता। ये भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, VVVIMP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। सहोपकारिता दो प्रजातियों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दो जातियों को एक दूसरे के कारण लाभ होता है, क्योंकि दोनों जातियों एक दूसरे पर निर्भर होती। जैसे क्या है, पादप तथा शैवाल। तो हम बता दें, इसमें भी आप लोगों को वैसा ही डायग्राम बनाना है, बट थोड़ा सा ध्यान देना होगा। फर्स्ट जीव हो गया हमारे पास आ गया सेकंड जीव। ठीक है, फर्स्ट जीव क्या है, फर्स्ट वाले को क्या होगा, लाभ। ठीक, क्या लिखा है, सहोपकारिता प्रजातियों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें जातियों एक दूसरे को लाभ होता है। ठीक, लाभ होगा, पहले को दूसरे वाले को भी लाभ होगा। ठीक, एक दूसरे को लाभ होगा, इसको इसके प्रति लाभ होगा, इसको इसके प्रति लाभ होगा। तो ऐसी, क्योंकि दोनों जातियां एक दूसरे पर निर्भर है, जो निर्भर है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर, तो ये क्या हो जाएगी, सहोपकारिता, सहोपकारिता। ठीक है, आ गया समझ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सहोपकारिता। ठीक है फ्रेंड्स, अगली टिप्पणी पर चलते हैं। अब आती है हमारे पास परजीविता। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीविता कहते हैं। परजीविता दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को हानि होती है। जैसे मनुष्य तथा जूं के संबंध। तो जैसे इस हम आपको बता दें, जैसे ये हमारे पास है फर्स्ट जीव। ठीक, और ये हमारे पास आता है सेकंड जीव। ठीक है, फर्स्ट जीव को तो लाभ होगा, लेकिन सेकंड को क्या होगा, हानि होगी। जैसे मनुष्य और मच्छर हो गया, जैसे मनुष्य को हानि हो जाएगी और मच्छर को क्या है, लाभ हो, यानी मनुष्य का जो मच्छर है वो खून पीता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, परजीविता, परजीविता। ठीक है, आ गया समझ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।